अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी की। वैसे तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1996 से सक्रिय हैं, लेकिन तब वो रायबरेली और अमेठी तक ही सीमित रहा करती थी। लेकिन अब 2019 के बाद से प्रियंका गांधी की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज हम प्रियंका गांधी की राजनीति, उनके तौर तरीके, उनका राजनीतिक चिंतन, उनका विषय और उनके मुद्दे उठाने के सभी पहलुओं पर आज बहुत खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, वैसे तो प्रियंका गांधी बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सक्रिय रही हैं, लेकिन उनका तब सक्रियता रायबरेली अमेठी तक सीमित रहा करती थी। लेकिन अब वक्त बदला है और प्रियंका गांधी ने विशेष तौर पर 2019 के बाद उत्तर प्रदेश को अपनी तकदीर से जोड़ लिया है। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस उठेगी तो प्रियंका गांधी उठेंगी, और उत्तर प्रदेश से अगर कांग्रेस को कुछ मिला तो उसका क्रेडिट प्रियंका गांधी को जाएगा, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भी डिस्क्रेडिट उन्हीं के खाते में जाएगा। तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक जोखिम से भरे हुए राज्य में अपना डेरा क्यों जमाया? उत्तर प्रदेश से उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? और उत्तर प्रदेश में लगभग मृतप्राय रही कांग्रेस को कैसे उन्होंने जीवित किया और कैसे मजबूत करके आगे वो लड़ा पाएंगी, तब जब उत्तर प्रदेश की राजनीति वर्टिकली डिवाइडेड है। इस बटी हुई राजनीति में कांग्रेस अपने लिए क्या स्थान पाती है? क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा वाकई में क्लिक करेगा? आइडिया अच्छा है, लेकिन राह बहुत मुश्किलों से भरी हुई है। 40% टिकट देने की बात कर रही हैं, लेकिन क्या वाकई में यह मुद्दा जनता के बीच क्लिक करेगा? बहुत ढेर सारे सवाल हैं। आज मैंने आप लाखों दर्शकों के लिए आज विशेष तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा जी को आमंत्रित किया हुआ है लाइव डिबेट के लिए। वो आज मेरे साथ मौजूद हैं, जनता से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगी, मेरे भी हर सवाल का जवाब देंगी, खुद भी अपने मुद्दे रखेंगी और अपना पक्ष रखेंगी। तो अगले 52 मिनट मैं और प्रियंका गांधी बात करने वाले हैं। और आप दर्शकों से अपील है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां जहां भी आप इनको देख रहे हो, प्रियंका गांधी के लिए सवाल मेरे पास भेजते रहिए। कोशिश करेंगे कि कुछ चुनिंदा सवाल पूछें कि 1996 से लेकर 2019 और 2019 से लेकर अब तक प्रियंका गांधी का राजनीतिक सफर कैसा रहा है और आप क्या सवाल उनसे पूछना चाहते हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया कि आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए अपना बेशकीमती वक्त निकाला। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आज आपने युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र जारी किया है। मैं समझना चाहता हूं कि ये किस प्रकार का घोषणा पत्र है और इसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, काफ़ी समय से मैं यूपी में काम कर रही हूं और जहां जहां मैं जाती हूं मैं नौजवानों से मिलती हूं, उनसे बातचीत होती है और उनकी समस्याओं को समझने की बड़ी कोशिश की है मैंने। मुख्य तौर पे मैंने देखा कि उनमें पीड़ा बहुत है, त्रस्त बहुत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो क्वालिफाइड हैं, जो रोज़गार की जो भर्ती के जो परीक्षाएं हैं उनको करते हैं, उनको देते हैं। कई ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद सारे रूल्स बदल देते हैं, कट ऑफ पॉइंट बदला जाता है, या हो सकता है परीक्षा रद्द भी हो जाए क्योंकि उसमें कोई लीक हो जाए या कोई घोटाला हो जाए। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं जी, इनको एड्रेस किस तरह से करना, अगर हम सरकार में आएंगे तो हम नौजवानों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये सब इस घोषणा पत्र में है। हमने समझा कि सिर्फ ये घोषणा करना कि हम 20 लाख नौकरी देंगे, ये काफ़ी नहीं है। ये तो सब राजनीतिक दल करते हैं, सब कहते हैं चुनाव से पहले कि हम आपको 20 लाख 25 लाख नौकरी देंगे। हम चाहते थे कि हम युवाओं को बताएं कि कैसे देंगे ये नौकरियां, कहाँ से आएंगी ये 20 लाख नौकरियां, किस तरह से सरकार आपके लिए ये मौके बनाएगी कि आप अपना रोज़गार आपको रोज़गार मिले, आप अपना भविष्य बना पाएँ। इसमें एक और भी बहुत अहम चीज़ है, जॉब कैलेंडर है। तो जो परीक्षाओं की बात मैंने की, वो जो एक बड़ी समस्या है उसको हम सुलझाएं कैसे। तो हमने तय किया है कि हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे जिसमें जितनी भी भर्तियां हैं उसका एक कैलेंडर बनेगा। परीक्षा कब है, रिजल्ट कब तक आना चाहिए, नियुक्तियां कब तक होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चे परीक्षा देते हैं, पास भी हो जाते हैं, नियुक्ति साल 2 साल के लिए नहीं हो रही है, कभी कभी रिजल्ट नहीं आ रहा है पूरे साल भर के लिए।
तो ये सब चीजें हैं, और इसके साथ साथ नौजवानों की भलाई के लिए, उनकी सेहत प्रियंका जी, मेरा एक अनुभव है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। अनुभव इस प्रकार का है कि राजनीतिक दल और नेता एको बहुत हो रहा है, यहाँ पर वायदा बहुत करते हैं, बहुत ही बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर जाते हैं, लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो वो वायदे बहुत आंशिक रूप से पूरे किए जाते हैं। आपने क्या वर्कआउट किया है कि ये 20 लाख नौकरियां देने का आप वायदा तो कर रही हैं, आपने इस पर कोई होमवर्क किया है, कहां से देंगी? इसीलिए मैं कह रही हूं कि हम नहीं चाहते थे कि हम खोखले वादे करें। हमने जो ये घोषणा पत्र बनाया है, ये पूरा रिसर्च करके बनाया है कि इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, ये रोजगार कहाँ से आएंगे। मैं आपको एक आध इसके पॉइंट पढ़ के भी सुना देती हूँ जी। मिसाल के तौर पर, जैसे हमने कहा हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 1.5 लाख खाली पद हैं, इनको हम भरेंगे। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में रिक्त प्रधानाचार्य के 1 लाख पद हैं, इन्हें हम भरेंगे। इसी तरह से हर, जैसे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों, शिक्षकों, हर स्तर पर जितने पद हैं जो खाली पड़े हैं, जिनके लिए सरकार के पास साधन हैं, उनको कैसे भरेंगे, और उनके अलावा हम किस तरह से मौके पैदा करेंगे कि नौजवान अपना रोजगार, उनको रोजगार मिल पाए, और अगर अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या हम उनके लिए कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको मजबूत बनाएंगे। मेरा तो दूसरा प्रश्न है आपसे कि तैयार किया गया, आपने एक नारा दिया, आइकॉनिक नारा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, लड़की हूं लड़ सकती हूं। व्हाट डू यू मीन? आपका इससे मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, और क्या आपको लगता है कि महिलाओं को ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए? तो क्यों आना चाहिए? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, और महिलाओं को यहाँ वोट देने के लिए अपने घर के मर्दों की अनुमति की भी ज़रूरत होती है। ऐसे में आप इतना बड़ा रिस्क आप ले रही हैं, आपको अंदाजा है? मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा संघर्ष का जीवन किसका होता है? महिला का होता है। और महिला संघर्ष भी कर रही है, सारे बोझ उठा रही है, चाहे आप महंगाई की बात करें, चाहे परिवार में बेरोजगारी हो, तो वो बोझ तो महिला उठाती है ना, परिवार की परवरिश महिला करती है। तो इतना संघर्ष कर रही है, देश की आधी आबादी है, हर घर में 50% महिलाएं हैं, और आप कह रहे हैं कि उनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम हर वर्ग को हम एक राजनीतिक, हम एक महत्वपूर्ण समझेंगे राजनीति में, लेकिन महिलाओं को नहीं समझेंगे। आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी महिलाओं के प्रति सिर्फ इतनी है कि 1 साल में 1 गैस सिलेंडर उनको पकड़ा दिया, कि सरकार की यही जिम्मेदारी है उनके प्रति। मैं कह रही हूं, आप सबसे पहले तो महिलाओं को सुरक्षित करिए, उनको सशक्त करिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाइए, और उनको मदद करिए कि अपने पैरों पे खड़ा कैसे होना है। आज कोई माँ नहीं चाहती कि जिन संघर्षों से वो गुजर रही है, उसकी बेटी भी उन्हीं संघर्षों से गुजरे। आज सब चाहते हैं कि अपनी बेटी पैरों पे खड़े हो, उसकी भी आमदनी हो, उसका भी रोजगार हो। तो महिलाओं की अगर भागीदारी होगी राजनीति में जी, तो सबसे पहले जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो सबसे पहले आगे आएंगी, और उनको सुलझाने के लिए पूरी तरह से महिलाएं ही काम करेंगी। क्योंकि मैंने बहुत पॉलिटिकल एक्सपर्ट लोगों से बात की, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से बात की, संघर्ष होता है महिला के जीवन, आपके पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से बात की। 40% टिकट आप महिलाओं को दे रही हैं, क्या ये एक बड़ा राजनीतिक जोखिम नहीं है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा पहल है। मैं समझती हूँ कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन हर प्रदेश में आस्ते आस्ते हमें ये परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो महिला है उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, करुणामयी होती है, वो ये सब जो क्वालिटीज़ हैं, जो आज जो राजनीति है बड़ी हिंसक हो गई है और एक तरह से नकारात्मक भी हो गई है। मेरा पूरा विश्वास है कि महिलाओं के आगे आने से ये सकारात्मक बनेगी राजनीति, और जो जिस तरह से हिंसक है, नफरत फैलाई जा रही है, उसका विपरीत होगा। तो ये तो सिर्फ एक पहलू है। लेकिन क्या ये फैसला कांग्रेस को यूपी में ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता?
नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं मान सकती कि ये फैसला नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं सोचती हूँ कि ये जो फैसला है इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी। और देखिए, राजनीतिक बात एक है, लेकिन महिलाओं के साथ अन्याय भी हो रहा है, और इस अन्याय को ठीक करने के लिए अगर महिलाएं भागीदारी नहीं लेंगी, अपनी राजनीति में अगर आगे नहीं बढ़ेंगी, तो यह अन्याय खत्म नहीं होगा। तो चाहे इसका कोई राजनीतिक क्या कहते हैं रिजल्ट आए हमारे लिए या न आए, ये फिर भी सही कदम है। अच्छा, अब तो पॉलिटिकल लॉकडाउन लग चुका है उत्तर प्रदेश में, रैली, यात्राएं, सभाएं, ये सब बंद हैं। कांग्रेस के पास क्या ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है कि आप अपनी बात कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सकें, या आपके पास कोई ऐसी प्लानिंग है? क्योंकि बाकी पार्टियां जो कांग्रेस के इतर हैं, उनकी तैयारी बहुत बड़ी और बड़ी व्यापक है। हमारी भी बहुत अच्छी तैयारी है। हमने काफ़ी समय अपने सोशल मीडिया और ऑनलाइन जितनी भी प्रचार के माध्यम हैं उनको मजबूत करने में पिछले 1.5 साल से हमने बहुत समय और इसमें कोशिश भी की है। तो ये है, इसके साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है, ख़ासतौर से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को लेकर। और मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि ये कैंपेन महिलाएं ही चला रही हैं, उनका संचालन भी महिलाएं कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हम काफ़ी, मेरे ख्याल से 40-50 लाख घरों तक पहुंच भी गए हैं अभी, और आगे भी बढ़ेंगे। तो ये तो ज़रूर है कि जो आमतौर से जो प्रचार होता है, रैलियां होती हैं, ये सब नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत ही सक्रिय हैं और हमारी बात पहुंच तो रही है जनता तक। अब थोड़ा सा टफ पॉलिटिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और जो वर्तमान चुनाव है, ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा अनुमान है और ऐसा पोल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि ये बाईपोलर इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस, दूसरा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सोशलिस्ट अलायंस। इन दो के बीच लड़ाई सिमटती जा रही है। मैं प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की चीफ हैं, उनसे हेड हैं, उनसे ये जानना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं इस बाईपोलर इलेक्शन में। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि बगैर कांग्रेस की कोई सरकार नहीं बनेगी। इसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगी? भाजपा है, समाजवाद, हाँ, इसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगी? देखिए, मेरा मानना ये है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, ये एक ही बिसात पे खेल रहे हैं, इनकी नूरा कुश्ती चल रही है। अगर आप देखें 5 सालों से कहाँ थे ये? समाजवादी पार्टी के नेता कहाँ थे? बसपा के नेता कहाँ थे? दिख ही नहीं रहे थे। सारे मुद्दे कांग्रेस ही उठा रही थी। मैडम, मैं लौट कर आता हूं, और आपने एक बात अधूरी छोड़ दी थी, उस बात को कृपया पूरा करें। आपने कहा कि बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बनेगी। व्हाट डू यू मीन? जी, मेरा मतलब है कि ये परिस्थितियां ऐसे बनेंगी, आप देखेंगे। अच्छा, मैं एक सरकार बनने में कांग्रेस की मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं एक काल्पनिक सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और उसका वास्तविक जवाब आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। काल्पनिक सवाल यह है कि अगर बहुमत नहीं आता है तो आप अखिलेश यादव के खुद को करीब मानती हैं या मायावती को खुद के ज्यादा करीब मानती हैं? देखिए, जब समय आएगा और ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, तब ये तय करेंगे कि क्या करना है। अब कौन ज़्यादा करीब है नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि अब कहना उचित नहीं है। ये हमारे करीबी पे नहीं सवाल उठेगा, ये सवाल उठेगा कि राजनीति किस तरह से खुलती है और चुनाव के बाद क्या रिजल्ट आते हैं। आपका स्वाभाविक अलाई कौन है उत्तर प्रदेश में? आप तो दोनों पार्टियों के साथ भाजपा कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है, समाजवादी के साथ भी। मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो भी है, भाजपा का समर्थन हम कभी नहीं करेंगे। ओके, आपका अनुभव दोनों के साथ है, बीएसपी के साथ भी है, समाजवादी के साथ भी है। किसके साथ आपका अनुभव ज्यादा खराब है? जी, इतना भी अनुभव नहीं है कि हम कह सकें कि इनके साथ खराब है। देखिए, जब परिस्थितियां बनती हैं और काम करना पड़ता है, तो मेरा तो मानना है कि जिसके साथ काम करना जरूरी है उसके साथ किया जाता है।
अगर यूपी की पॉलिटिक्स में मैं कुछ नाम आपको गिनाऊं तो आपको लगता है कि इनमें से कौन ज़्यादा बेहतर नेता है? मैं दो नाम रखता हूं आपके समक्ष, एक अखिलेश यादव का और दूसरा मायावती का। अब देखिए, आप मुझे मैं समझती हूँ कि दोनों में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, दोनों अपने स्तर पे अच्छे नेता हैं। जी, कांग्रेस की जो विचारधारा उसमें इन दोनों नेताओं को आप उस विचार में कहां पाती हैं? दोनों की राजनीति के बारे में मैं काफी एक दूसरे स्तर पर आलोचना भी कर सकती हूँ। जी, समाजवादी पार्टी ने अभी दो बड़े अनाउंसमेंट किए, 300 यूनिट बिजली फ्री और पुरानी पेंशन बहाली। मैं प्रियंका गांधी की इस पर ओपिनियन जानना चाहता हूं। देखिए, हमने कई घोषणाएं की हैं। हमने भी एक घोषणा की है कि बिजली बिल हाफ होंगी और जो कोरोना का बकाया है बिजली बिलों का वो भी माफ़ किया जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि जो भी घोषणाएं पब्लिक के लिए और पब्लिक की भलाई के लिए की जाती हैं, चाहे वो विकास के लिए हो, वो अच्छी घोषणाएं हैं। तो ये विकल्प आप खुला रखती हैं कि गैर बीजेपी सरकार बनाने के लिए घोषणाओं पर अखिलेश या मायावती किसी को आवश्यकता होगी तो प्रियंका गांधी तैयार हैं? डन? ऐसा कह सकते हैं कि अगर परिस्थितियां बनेंगी तो देखा जाएगा। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि घोषणा करना आसान है, लेकिन इनको पूरा करना ये एक दूसरी बात है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस को गवर्नेंस का अनुभव है, इन पार्टियों को बिल्कुल नहीं है। बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है। मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ रही है। नॉर्मली कांग्रेस किसी के साथ पार्टनरशिप में चुनाव लड़ती है, किसी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ती है। ये बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है। ये जोखिम कांग्रेस ने क्यों लिया कि वो 403 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने गई हैं? क्या आप अपनी जमीन तैयार कर रही हैं आगे के चुनाव के लिए, या इसी चुनाव के लिए आपने अकेले जाने का विकल्प चुना? नहीं, आगे की जमीन नहीं, ये जमीन तैयार करनी कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। ये हमें करना ही था। एक न एक दिन हमको ये पहल लेनी थी, क्योंकि हमें अपने संगठन को मजबूत करना था। जो हमारा संगठन काफ़ी दुर्बल था, उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया। हमने ज़िले तक, गांव तक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तक आज अपना संगठन बना दिया है। तो संगठन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि चुनाव लड़े। और काफ़ी हद तक जो कमज़ोरी हमारे संगठन में पिछले 30 सालों से आई, इसीलिए भी आई कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गठबंधन करके चुनाव लड़ा। तो काफ़ी ऐसी सीट रह गई जिसमें कांग्रेस पार्टी काफ़ी सालों से, काफ़ी चुनावों से लड़ी ही नहीं। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि हम ये पहल करें, चाहे कितना भी मुश्किल हो, कितना भी संघर्ष हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्या आपको अंदाजा है कि कांग्रेस अकेले 403 सीटों पर जा रही है? अगर आप गठबंधन में जाते तो हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा बेहतर नतीजे कांग्रेस एक्सपेक्ट करती। तो क्या ये जोखिम नहीं लिया आपने अकेले जाने का? देखिए, अगर जीवन में जोखिम नहीं लेते तो सफलता कैसे पा सकते हैं? सिर्फ अगर आसान चीज़ करनी हो तो फिर मतलब ये तो मेरा नज़रिया नहीं है कि जो आसान है वही करिए, जो सरल है वही करिए, और जो संघर्ष का रास्ता है उसको ना पकड़ें। मैंने हमेशा ये समझा है कि संघर्ष का रास्ता ही सही रास्ता है। तो आपने कभी गठबंधन की राजनीति के बारे में उत्तर प्रदेश में कभी ख्याल आया, या कभी किसी के से बातचीत हुई, या कभी इस विकल्प पर विचार किया, या शुरू से ही आप इस बात को दृढ़ निश्चय थी कि आपको अकेले चुनाव में जाना है? नहीं, देखिए, आपको याद होगा काफ़ी, मेरे ख्याल से 5-6 महीनों पहले यही सवाल मुझे किया गया था। उस समय मैंने कहा था कि हम ओपन हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि अगर दूसरी पार्टियां हमसे बात करना चाहें, या कि हमारी तरफ से ये हो कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और मैंने हमेशा एक ओपन माइंड रखा है इसके प्रति। लेकिन अब परिस्थितियां ये बनी है कि हम सब अपने ही बल पर लड़ रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि मेरी पार्टी के लिए अच्छा भी है। तो अगर जहां इतने बड़े पार्टनर्स चुनाव लड़ रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही हो, आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या पर्सपेक्टिव देखती हैं? कांग्रेस को कहां पर पाती हैं? वो तो मैंने आपसे पहले कहा कि मैं समझती हूँ कि चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी।
कौन से वो मुद्दे हैं जो लगता है प्रियंका गांधी को वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में गेम चेंजर है? मुझे लगता है कि जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो महिलाओं का मुद्दा है वो एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि महिलाओं में इतनी शक्ति है, उनको एहसास नहीं हो रहा है। समाज ने, राजनीति ने हमेशा उनको नकारा है और दबाया है। तो अगर महिलाएं पहचान लें कि उनकी शक्ति बदलाव लाने की शक्ति है, आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहती हैं, समझिए कि आपकी कितनी शक्ति है कि एकजुट हो जाएं सारी महिलाएं और तय कर लें कि हम महिलाओं का समर्थन करेंगे या हम ऐसी राजनीति का समर्थन करेंगे जो हमारी विकास की बात करे, हमारे भविष्य की बात करे, तो बहुत बदलाव आ सकता है। तो क्या आप इस बात का विश्वास है कि एक ना एक दिन ये परिवर्तन आएगा? तो क्या आप इस बात का वायदा करती कि कांग्रेस कभी ऐसी स्थिति में आई उत्तर प्रदेश में तो यहां मुख्यमंत्री कोई महिला होगी? हो सकता है, क्यों नहीं, पहले भी हुई थी और कांग्रेस की ही थी। सुचेता कृपलानी जी कांग्रेस की ही मुख्यमंत्री थी। क्या वो प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं? अब देखिए, अब भविष्यवाणी कराना चाह रहे हैं मेरे से। विकल्प तो खुले हैं ना आपके? आज सुबह किसी ने मुझे, जी, विकल्प तो खुले हुए हैं ना? आप कुछ, विकल्प तो सारे ही खुले हुए हैं। आज मैंने दोपहर में आपका प्रेस स्टेटमेंट के बाद ये सुना, आपसे एक सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन है। यहां चेहरे से तात्पर्य होता है प्रियंका जी की चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कौन है, किस पार्टी का। जैसे आप बीजेपी में जानना चाहें तो वहां योगी आदित्यनाथ हैं, समाजवादी पार्टी में पूछना चाहें अखिलेश यादव हैं, बीएसपी में पूछना चाहें तो मायावती है, कांग्रेस में कौन है? देखिए, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि कांग्रेस कभी कभी मुख्यमंत्री का चेहरा, उसकी घोषणा पहले करती है चुनाव के, कभी कभी नहीं करती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर पार्टी एक मुख्यमंत्री का चेहरा आगे रखे। क्या मैं कांग्रेस के चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट से बात कर रहा हूं? अब आप बार बार उसी सवाल को अलग अलग तरह से पूछ रहे हैं, जवाब तो वही है जी। जवाब ये है कि मैं महासचिव हूं कांग्रेस पार्टी की, प्रभारी हूं उत्तर प्रदेश की, और मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी ने घोषित नहीं किया है। ओके, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप कौन से दूसरे जनरल सेक्रेटरी, आप बताइए, किसी और पार्टी के महासचिव से आप कभी ये सवाल करते हैं? निश्चित करता हूं। आपको तो पता भी नहीं होगा कि आधे महासचिव कौन है, कौन से प्रदेश। मैडम, जो मिलेगा मैं जरूर सवाल पूछूंगा और आपके नाम पर सवाल पूछ लूंगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि इस दौरान मैंने देखा पिछले कुछ एक महीनों में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए। आपका क्या मत है कि वो क्यों गए? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में रहकर चुनाव लड़ना, इसका मतलब है कि आपको हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि ये संघर्ष का रास्ता है। जैसे मैंने कहा, हिम्मत हार गए तो चले गए। तो क्या ये लोग हिम्मत हार गए या आपने इनसे बात नहीं की या रोकने की कोशिश नहीं हुई? अब देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो भी नेता यहाँ से गए, चाहे आप अभी कुछ कल परसों जो गए हैं उनकी बात करें या फिर कुछ महीनों पहले उनकी बात करें, सब मुझसे डायरेक्ट संपर्क रखते हैं। जब उनको कुछ बात करनी थी पार्टी के बारे में या कुछ भी, जो भी उनकी ज़रूरतें थी पार्टी के तौर पर या रिकमेंडेशन होते थे उनके, कुछ भी, उनको हमेशा पूरी तरह से उनका आदर किया गया, उनको शामिल किया गया हर चीज़ में, और हमेशा उनकी राय ली गई है। ये बिल्कुल गलत बात है कि संपर्क नहीं था। अच्छा, मैंने देखा इमरान मसूद को तो आपने काफी सम्मान दिया, पार्टी में बड़ा पद दिया, इमरान मसूद के कहने पे टिकट भी बांटे, उसके बावजूद वो आपको छोड़ के चले गए। देखिए, सम्मान हमने सबको दिया है अपनी पार्टी में। ये बात बहुत गलत है कि सम्मान नहीं मिला, बल्कि कई ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं हमारी पार्टी में जिनको इतने मौके नहीं मिले, इतना एक्सेस नहीं मिला जितना इन नेताओं को मिला। तो अगर मैं समझती हूँ कि अगर छोड़ के चले गए तो इसकी निजी वजह होगी, और ये मैं तो दोहराऊंगी इस बात को कि उनमें हिम्मत नहीं थी लड़ने की। कभी लौट कर आना चाहेंगे तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं या हमेशा के लिए बंद? अब ये भी आप भविष्य का सवाल पूछ रहे हैं जी, लेकिन मैं समझती हूँ कि इन परिस्थितियों में और इस समय पार्टी छोड़ के जाना
इतनी आसानी से माफ़ नहीं होना चाहिए। ओके। उत्तर प्रदेश में दो बड़े नेता चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री गोरखपुर से लड़ रहे हैं और करहल मैनपुरी से अखिलेश यादव। क्या मैं उम्मीद करूं कि रायबरेली अमेठी की किसी सीट से आप? इसके बारे में चर्चा चल रही है, अभी तय नहीं है किया गया है। हमारी पार्टी में अलग अलग राय हैं, तो देखते हैं, कुछ ही समय में तय हो जाएगा। तो क्या मैं मानूं कि प्रियंका गांधी विधानसभा के चुनाव में आएंगी, क्योंकि चर्चा बड़ी जोरों पे है कि आप रायबरेली की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? थोड़ी देर ठहर जाइए। ये हम, जैसे मैंने कहा, चर्चा हो रही है, निर्णय नहीं लिया गया है, तो हफ्ते 10 दिन में ले लिया जाएगा। पर आप मानती हैं कि अगर आप चुनाव लड़ेंगी तो उसका बड़ा प्रभाव कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा? हमारे कार्यकर्ता जो हैं उनमें एक नई ऊर्जा है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2017 में भी मैंने देखा, कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा ऊर्जा है, और मैं समझती हूँ कि वो उनकी मेहनत रंग लाएगी, चाहे मैं लड़ूं ना लड़ूं, उनमें जो ऊर्जा है, उत्साह है, वो बना रहेगा। लौटकर हम उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े मुद्दों पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े प्रमुख मुद्दे हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था का भी इशू है। इसके अलावा जॉब्स के इशूज़ तो बहुत बड़े और व्यापक हैं। सुरक्षा का भी मुद्दा है। आप क्या मानती हैं कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 2-3 वर्षों में काफ़ी भ्रमण करके जाना और समझा, जिसे आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा बहुत बड़ा है? सबसे बड़ा मुद्दा, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। सबसे ज़्यादा लोग त्रस्त हैं कि मतलब जैसे गैस सिलेंडर का दाम, सरसों का तेल का दाम, जो खाने के पदार्थ हैं उनका दाम, सब चीज़ महंगी हो गई है। तो इससे जनता बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। इसके साथ साथ किसानों के बहुत मुद्दे हैं। किसानों को खाद, मैं ललितपुर गई, वहाँ पे मैंने देखा कि किस तरह से लाइन में खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं, 2-3 दिनों के लिए लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई किसानों की। किसी ने खुदकुशी कर ली। फसल का दाम नहीं मिल रहा है सही। तरह तरह की समस्याएं हैं। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है। नौजवानों में रोज़गार की बड़ी समस्या है, जैसे मैंने कहा, जिसको हमने इस जो ये भर्ती विधान है इसमें हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। तो महिलाओं के लिए सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत अहम मुद्दे हैं। और देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि चुनाव में इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जब राजनीतिक दल का एक नेता आपके सामने आता है और उसको मालूम है कि 5 साल बाद आप जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर आप उनको वोट देंगे ही देंगे, तो आप मुझे बताइए कि वो आपके लिए काम क्यों करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि चाहे कुछ भी करे, 5 साल बाद आपने तो वोट देना ही है। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, मैं जनता को कहती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं आपकी, महंगाई इतनी है, आप कुछ मतलब नौकरी नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसान अपना काम नहीं कर पा रहा है, उसको खाद नहीं मिल रही है, कुछ भी सुविधा नहीं है। तो अगर इन परिस्थितियों में आप नेताओं को और आप राजनीतिक दलों को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, तो ये जवाबदेह कभी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो सांप्रदायिकता वाली राजनीति है, जो जातिवाद की राजनीति है, उससे हटकर हमें विकास की राजनीति पर चर्चा करनी पड़ेगी और हमें नेताओं से पूछना पड़ेगा कि आपने हमारे लिए किया क्या है। आप बताइए कि इन 5 सालों में आपने किया क्या। और जब तक आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक इस सवाल का जवाब देना नहीं पड़ेगा नेता को, तब तक इस तरह की राजनीति होगी जिससे आपको बहकाया जाएगा। और जब जब चुनाव आएगा तब यही बातें होंगी। 10 मिनट पहले आपने अपने मेरे एक प्रश्न के जवाब में आपने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। तो क्या आपके कहने का तात्पर्य ये था कि ये दोनों पार्टियां जाति और संप्रदाय के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं? आपका ये आरोप है? जी, दोनों पार्टियां चाहती हैं कि जनता का ध्यान बहक जाए। असली सवाल जो हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो रोज़गार का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो किसानों के मुद्दे हैं,
जो जिन जिन वर्गों पर अत्याचार हो रहा है उनके मुद्दे हैं वो उठाए ना जाए। तो दोनों पार्टियां यही कह रही हैं और मैं कह रही हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि असली मुद्दों पर बात करिए, जो आप करना चाहते हैं वो करिए, वो बताइए, जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं वो बताइए। जी, 5 साल योगी सरकार चल गई, प्रियंका गांधी अपोजिशन लीडर के रूप में उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में क्या आकलन करती हैं और क्या धारणा और क्या राय रखती हैं? मेरी धारणा इस सरकार के बारे में ये है कि इस सरकार ने इवेंट मैनेजमेंट, इस सरकार ने अपना जो प्रचार किया है वो बहुत अच्छा किया है। जहाँ जहाँ हम देखते हैं, चाहे यूपी में हो चाहे कहीं और दिल्ली में हो, विज्ञापन बहुत बढ़िया है और ऐलान बहुत ही बढ़िया है कि हम बहुत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सबसे आगे है पूरे देश में। लेकिन असलियत एकदम अलग है और असलियत ये है कि इन्होंने जनता के लिए काम किया नहीं है। इन्होंने जनता को दबाया है, धमकाया है, डराया है, लेकिन उनके लिए जो सेवा करनी थी वो नहीं की। चाहे कोरोना काल में आप देखिए, चाहे उसके बाद किसानों का देखिए, किस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया गया, किस तरह से लोगों पे अत्याचार होते हैं और पुलिस प्रशासन हमेशा अपराधी का पक्ष लेते हैं और जिसका अत्याचार हो रहा है उस पर एफआईआर हो रहे हैं। तो जब पुलिस प्रशासन सरकार इस तरह का नज़रिया रखेगी तो जनता की भलाई कैसे होगी? और अगर इन्होंने सचमुच ये सब कार्य किए होते जिनका ये इतनी अच्छी तरह से जिनके विज्ञापन हम देखते हैं, तो क्या ये स्थिति होती कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमें बेरोजगार नौजवान दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमें दिख रहा है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, शिक्षा के संस्थान हैं चल नहीं रहे हैं ठीक से, पाठशालाएं नहीं चल रही हैं, शिक्षक नहीं आ रहे हैं, जहाँ आप जिसको देखिए वो त्रस्त है, शिक्षकों को पूछिए वो त्रस्त है, आशा बहुओं को पूछिए वो त्रस्त हैं, आंगनवाड़ियों को पूछिए वो त्रस्त हैं, नौजवान त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस सरकार में खुश कौन है? सिर्फ जो गिने चुने लोग सरकार के इर्द गिर्द रहते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वही खुश हो रहे हैं, तो इस कमाए जा रहे हैं। इस सरकार पर आपके आरोप क्या हैं? आपकी चार्जशीट क्या है इस सरकार के अगेंस्ट? रोजी रोटी कितनों की खराब हो गई है। इस सरकार के खिलाफ आपकी चार्जशीट किस बात की है? चार्जशीट मुख्य तौर पर चार्जशीट यह है कि आपने जनता के लिए काम किया ही नहीं। और जैसे मैंने कहा कि इतने सारे, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे नौजवानों के लिए हो, क्या किया आपने? आप जब लखीमपुर खीरी जा रही थी, कभी इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे, आप कभी आके ये नहीं बता पाएंगे कि आपने क्या किया। आप उद्घाटन कर रहे हैं एयरपोर्ट के, अभी क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्या 5 साल नहीं थे एयरपोर्ट बनाने के लिए कि आप अभी उद्घाटन कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, क्या चुनाव का समय मिला इनको करने के लिए? इससे पहले 5 सालों के लिए आपने क्या किया? आप लखीमपुर खीरी जब जा रही थी तो आपको सीतापुर में रोका गया था, 4 दिन आप हिरासत में थी। आपको पता है कि आपको वहां से जेल भी भेजा जा सकता था, आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा। बिल्कुल नहीं लगा। मेरा मकसद ये था, और मेरा डर क्या है बताइए? अगर मुझे हिरासत में ले गए या मुझे जेल में डाल देते तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी? जो इन्होंने किया उन किसानों के परिवारों के साथ, उन किसानों को जिनको इन्होंने कुचला, वो तो सबसे बड़ी बात तो वही थी। मैं चाह रही थी कि मैं उनके पास पहुंचूं, उन परिवारों के पास पहुंचूं, उन परिवार के सदस्यों से बात करूं और उनकी मदद करूं और ये मुद्दा उठाऊं ताकि जो एफआईआर दर्ज होने थे वो हो, जो अपराधी पकड़े जाने थे उनको पकड़ा जाए। मेरे मन में ये बात बिल्कुल नहीं थी कि मुझे उठा के ले जाएंगे, जेल ले जाएंगे कहीं, बिल्कुल इस बात के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। मेरा यही मकसद था कि मैं वहां पे पहुंचूं। तो उन 4 दिनों का अनुभव ने प्रियंका गांधी में क्या तब्दीली लाई? मेरे में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन मुझे ये ज़रूर समझ में आया कि किस तरह से ये सरकार जनता को प्रताड़ित कर रही है। कि जब इस तरह का अत्याचार हुआ है किसी पे, जब 6 किसानों को खुलेआम
अपनी गाड़ी के पहियों के नीचे आपने कुचल दिया, और सरकार पूरा आप सोचिए कि जो विपक्ष के नेता वहां जाना चाह रहे थे उनको रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने क्या नहीं किया। लेकिन जिनको मदद करनी थी, जिन किसान के परिवारों को मदद करनी थी, उनके लिए क्या किया? वही पुलिस प्रशासन गायब था उस समय। तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये सरकार किस तरह की सरकार है, इसकी क्या मानसिकता है, इसकी क्या नीयत है, और किस तरह से ये सिर्फ अपने आप को बचाने में लगी है। और चाहे इनके मंत्री, इनके नेता कुछ भी कर लें, वो माफ़ है, और पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस उनके साथ रहेगी। और जनता के साथ कुछ भी हो जाए, चाहे कितना बड़ा अत्याचार हो जाए, चाहे उनको मारा जाए, पीटा जाए, उन पर उनका बलात्कार किया जाए, इनके लिए अहम मुद्दा नहीं है। ये नहीं सोचते कि जनता को सुरक्षित रखना है, कि जनता के लिए काम करना है, सिर्फ अपने आप को बचाना है। प्रियंका जी, वो कौन सी ऐसी घटना है, वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट है, और वो कौन सा ऐसा वाकया है जिसने ये तय कर दिया, फ्लैश पॉइंट कौन सा ऐसा है जिसने ये निश्चय कर दिया आपके मन में कि अब आपको डटकर उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है? क्या वो घटना उम्भा की थी, या हाथरस की, या फिर लखीमपुर खीरी की? मेरे ख्याल से सच तो यह है कि उन्नाव की पीड़िता के परिवार से जब मैं मिली तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे किसी को लड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह से पुलिस और प्रशासन लोगों को प्रताड़ित कर रही है, बहुत गलत है। मैंने एक ऐसा परिवार देखा, उस लड़की का परिवार, जिस पर क्या नहीं बीती। उस लड़की का बलात्कार किया, उसको जला के मार डाला, उसके पिता की पिटाई की, उसकी बहनों की पिटाई की, उसके भाइयों को घर से घसीट के निकाल कर उनकी पिटाई की गई। मतलब आप उनके खेत जलाए गए। दुनिया की जितनी भी जितना भी अत्याचार आप सोच सकते थे कि अब क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई इस परिवार को। और फिर भी वो लड़की संघर्ष कर रही थी, फिर भी कोशिश कर रही थी। फिर भी जब उसकी मृत्यु के बाद भी जब मैं उसके घर गई तो उसकी भाभी उसके लिए लड़ रही थी। तो मुझे लगा कि यही सोनभद्र में भी मैंने देखा था, मैंने इसके बाद देखा इसको लखीमपुर खीरी में। लेकिन जब मैं उन्नाव गई, जब मैं उस लड़की के परिवार से मिलने गई, तो मुझे सचमुच एहसास हुआ कि जनता के साथ किसी को खड़ा होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, और ये अत्याचार बंद होना चाहिए। मैंने देखा हाथरस कांड जब हुआ तो आप हाथरस जा रही थी, तो कई बार बड़ी असहज स्थिति हुई जब पुलिस प्रशासन के साथ आपकी कन्फ्लिक्ट भी हुई। जब आप उनके परिवार से मिली तो आपके मन में क्या था? देखिए, मैं एक माँ हूँ और मेरी भी बच्ची उतनी ही उम्र की है जितनी वो लड़की थी, उस लड़की की उम्र थी। और उसकी माँ को मिलकर मुझे, मैं क्या बताऊँ कि मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता, और इसके ऐसा होने के बाद भी मैं अपनी बेटी का मुंह नहीं देख पाती कि पुलिस और प्रशासन ले गई उस लड़की की अंतिम संस्कार कर लिए बगैर उसकी माँ के, बगैर उसके पिता के। तो जब मैं उनसे मिली तो मुझे उनका दुख बहुत महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा। ये वही वक्त था जब आपने ये निश्चय किया कि अब आपको यूपी में डटकर जमकर राजनीति करनी है कांग्रेस की? जी। दूसरा मेरा प्रश्न है आपसे कि तमाम ऐसे पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन है कि प्रियंका गांधी 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन और ज़मीन बना रही हैं। उनका असली मकसद 2024 है। नहीं, हम 2022 के लिए डट के लड़ रहे हैं और अपना पूरे दम से लड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, 2024-2022 के बाद ज़रूर आएगा, तो जो भी हम अब करेंगे उसका असर 2024 में भी पड़ेगा, लेकिन हम 22 के लिए लड़ रहे हैं। एक संगठन के रूप में पिछले 3 सालों में आप कांग्रेस में सक्रिय हैं और ग्रास रूट लेवल पे, जैसा कि आप क्लेम कर रही हैं कि आपने कांग्रेस को ग्राम पंचायत स्तर पर ले गई, 6000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत यूनिट्स आपने खड़ी की।
तो आप संतुष्ट हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि वो वेंटिलेटर पर है, तो अभी क्या मैं मानूं कि हॉस्पिटल में है कांग्रेस या बाहर आ गई? इस सवाल का जवाब आप दीजिए। आपने पिछले 2 सालों में किसको लड़ते हुए देखा है? सिर्फ कांग्रेस ही लड़ रही है। सिर्फ कांग्रेस हर मुद्दे को उठाकर सड़क पर आकर लड़ रही है। और ये पिछले 2 महीनों की बात नहीं है। कुछ ऐसी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अभी 2-3 महीनों पहले ही अपना संघर्ष शुरू किया, लेकिन हम 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि हमने अपने संगठन को बनाया है, और सिर्फ ज़िले स्तर तक नहीं, ब्लॉक स्तर तक नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर तक हमारा संगठन बना है। और हमारे ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो 20 सालों से कांग्रेस में रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस का झंडा उठाकर रखा है, वो भी आज खड़े हैं, उत्साहित हैं, और जो नए कार्यकर्ता हैं वो भी उत्साहित हैं। तो मुझे गर्व है कि मैं कह सकती हूँ कि हमारी पार्टी के 18,700 से ज़्यादा कार्यकर्ता हिरासत या जेल में डाले गए हैं इस पिछले 1.5 सालों में। और मैं नहीं समझती कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना संघर्ष किया है। तो मुझे गर्व है अपनी पार्टी पर, और बहुत खुशी भी है कि हम अपने संगठन को बना पाए हैं। बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करती हैं। देखिए, ये इनका पुराना आरोप है, और एक समय में जब मैं सिर्फ अपनी रायबरेली और अमेठी देखती थी, और मेरी जिम्मेदारी, मैं गृहस्थ थी, और परिवार के प्रति ये जिम्मेदारी थी कि मैं अमेठी और रायबरेली का चुनाव संचालन करूं, और वहाँ पे मैं थोड़ा सा बाकी समय भी संचालन करती थी कि विकास के कार्यों का। तब वो ये बात सही थी कि हाँ, मैं सिर्फ चुनाव के समय आती थी, उस चुनाव के समय प्रचार करने के लिए आती थी, बाकी समय में आती थी रायबरेली, अमेठी, लेकिन विकास के कार्य को करने के लिए। उससे ज़्यादा बढ़कर मैं राजनीति में मैंने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन उस समय ये भी स्पष्ट था कि मैं राजनीति में नहीं थी। जब से मैं राजनीति में आई हूँ, तो आप बताइए, मैं तो पूरा समय राजनीति में हूँ। हमेशा मैं लखनऊ में ज़्यादातर रहती हूँ, और हमेशा मैं काम करती रहती हूँ। आपने ही खुद ही देखा होगा, और सबने देखा है कि संघर्ष कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो ये तो देखिए, उनका काम है कहना, वो कहते रहेंगे, और ये नहीं तो कुछ और निकालेंगे। पहले मुझे टूरिस्ट बनाया हुआ था, फिर कुछ और। लेकिन सबसे बड़े टूरिस्ट तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के वाराणसी के गांव तक नहीं जाते लोगों की हालत पूछने। मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपके पास तो विकल्प बहुत ढेर सारे थे। आप कांग्रेस की गांधी फैमिली की मेंबर हैं, आप किसी भी राज्य को चुन सकती थी अपने लिए राजनीतिक बैटलफील्ड के तौर पर। उन राज्यों को भी चुन सकती थी जहां कांग्रेस का व्यापक जनाधार और कांग्रेस की सरकार। जिस राज्य में कांग्रेस, ऐसा कहते हैं लोग, कि वेंटिलेटर पर रही है, आपने उस राज्य को क्यों चुना? आपके पास तो विकल्प और अच्छे थे। अब तो कहना बंद करिए। नहीं, मैं बंद कर दिया, बट मेरा सवाल है कि आपके पास चॉइस ज्यादा थी, आपने यूपी क्यों चुना? क्योंकि जहां संघर्ष है वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। और अगर हमें अपनी पार्टी को बनाना है, मजबूत बनाना है, तो हम आसान रास्ता क्यों लें? हम ऐसी जगह क्यों जाएं जहां पे सब पहले से तय है और आसानी से सब हो जाएगा? फिर हम में और दूसरों में फ़र्क क्या है? अगर हम सिर्फ एक आसान असाइनमेंट चाहते हैं, सरल असाइनमेंट चाहते हैं, जिसमें बगैर काम किए, बगैर ज़मीन पर कार्य किए, बगैर लोगों को उत्साहित किए संगठन बनाने का काम नहीं है, तो फिर फ़ायदा ही क्या है हमारा? इसको मैं इस दृष्टिकोण से भी तो देख सकता हूं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जब तक यूपी में कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, दिल्ली बहुत मुश्किल है। इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं आप इसको। और ये तो बहुत स्पष्ट है कि यूपी में हमें पुनर्जीवित करना पड़ेगा अपने संगठन को, अपनी पार्टी को, और वही हम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी थोड़ा कम समय दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को, क्या आपको लगता है कि उन्हें और समय देना चाहिए? अब जब मैं वहाँ हूँ और मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से जितना समय दे रहे हैं वो अच्छा है। और चुनाव में अब जब प्रचार ठीक तरह से शुरू होगा और ये सारी जो कोविड की पाबंदियाँ ख़त्म होंगी, तो ज़रूर समय देंगे। अगला मेरा सवाल है, हालांकि ये सवाल काल्पनिक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रॉपर जवाब दें। सवाल यह है कि अगले 10 सालों में, नेक्स्ट 10 ईयर्स, प्रियंका गांधी खुद को कहां पे देखती हैं?
इतना बड़ा सवाल पूछ लिया आपने कि मतलब मैं खुद ही इसके बारे में सोचती नहीं हूँ कि मैं कहाँ अपने आप को देखूंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश को मैं छोड़ूंगी नहीं और मैं काम करती रहूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत काम है और जो मैं देख रही हूँ मुझे बहुत गलत लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे संघर्ष करने की ज़रूरत है, यहाँ की राजनीति बदलने की ज़रूरत है और एक ऐसी सरकार आनी चाहिए सत्ता में जो सचमुच लोगों का विकास चाहे और प्रदेश को प्रगति के रास्ते पे लाए। उत्तर प्रदेश से जो आपको रिस्पांस मिल रहा है और जितनी मेहनत आप कर रही हैं, जितना वक्त दे रही हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? मेहनत कभी ऐसी चीज़ नहीं होती कि इससे संतुष्ट हो सकते हैं। मेहनत तो हमेशा जितनी भी मेहनत करें उतनी और मेहनत कर सकते हैं लोग। तो जिस तरह से लोग मेरे से मिलते हैं, जितना प्यार मुझे मिलता है, जितना आदर सम्मान मुझे मिलता है, उससे तो मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ और मैं लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह से स्वीकार किया और मुझे इतना प्यार मिलता है। बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश के बहुत एरिया को आपने कवर किया। उत्तर प्रदेश के बारे में आपका अनुभव क्या कहता है? एक्सपीरियंस क्या है आपके? जैसे मैंने कहा, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ बहुत ही प्रेम से, प्यार से लोग मेरा स्वागत करते हैं और एक ऐसे लगता है कि परिवार के सदस्य ही हैं। एक अपनापन है जो एकदम साबित हो जाता है। चाहे किसी के भी घर जाऊं, बात करते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं और इस तरह से बताते हैं कि उनको ये एहसास है कि हम सचमुच चाहते हैं कि उनके समस्याओं को हम हल करने की कोशिश करें। कोई दिखावा नहीं है उसमें और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ काम करके। जी हाँ, यहाँ मेरा नेक्स्ट ऐसी चीज़ें देखी हैं। जी जी ओके, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि तमाम राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच आप अपने परिवार के लिए क्या समय निकाल पाती हैं, क्या वक्त दे पाती हैं? आपके और क्या क्या शौक हैं जो आप घर पे अपना पूरा करती हैं? सबसे ज़्यादा तो खाना पकाने का शौक है जी। तो एक तरह से वो जब परिवार के साथ होती हूँ तो खाना पका लेती हूँ, तो एक तरह से उनके साथ समय इस तरह से भी बीतता है। अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों बाहर विदेश चले गए हैं पढ़ाई के लिए, तो उनके साथ ज़्यादा समय मिलता नहीं है। लेकिन जब आते हैं, जब दिल्ली आते हैं तो ज़रूर मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे कितना भी लेट हो मैं उनके साथ थोड़ा सा समय बिताऊँ। तो व्यक्तिगत जीवन में आप अपने बच्चों के लिए किस तरह की माँ हैं? बहुत कठोर हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत गुस्सैल हैं, या फिर कुछ और? नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हंसते नहीं, कठोर नहीं हूँ, डिसिप्लिनेरियन भी नहीं हूँ। या बच्चों से बहुत ज़्यादा होमवर्क कराने वाली माँ हैं आप? मैं उस तरह की, वो तो होमवर्क मुझे देते थे कि मैं कर लूँ उनके बजाय। नहीं, मैं वैसी माँ रही हूँ कि मेरे घर में हमेशा 10-12 बच्चे हमेशा किसी भी टाइम होते थे जी। और चाहे उनका होमवर्क कराना, चाहे फिर मस्ती करानी, चाहे कुछ खेल कूद करना, वो सब मेरे ही घर में होता था। एक ओपन हाउस था, जब भी चाहे आए और खाना पकता था उनके लिए। और सब कई बार ऐसे हुआ कि 10-20 बच्चे घर में ही रह रहे हैं 2-3 दिनों के लिए। तो उस तरह की माँ रही हूँ मैं। बहुत दोस्ती है मेरे बच्चों और मेरे बीच और मुझे कुछ भी बता सकते हैं अपनी जीवन के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में। डरते बिल्कुल नहीं है मेरे से और मैं चाहती भी यही थी। मैं उस तरह की माँ नहीं हो सकती कि मैंने ये सवाल इसलिए किया, हाँ, ये पर्सनल डोमेन का क्वेश्चन था, मैंने इसलिए किया क्योंकि आप बहुत एग्रेसिव पोस्चरिंग वाली पॉलिटिकल लीडर हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। नहीं, देखिए, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मुझसे डरें। वो हमेशा जो भी समस्या है अगर माँ को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। और हाँ, अग्रेसिव हूँ लेकिन अन्याय के सामने। मैं घर में और जनरली लोगों से मिलती हूँ तो अग्रेसिव नहीं हूँ। अब हम लोग इंटरव्यू के कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं कि अन्याय से गुस्सा चढ़ता है, अन्याय नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों में मैं अग्रेसिव हूँ। तो अब हम लोग इंटरव्यू के अंतिम चरण में हैं। मेरे 2-3 कुछ और जिज्ञासा हैं जिनके बारे में मैं आपके समक्ष वो सवाल प्रस्तुत करूंगा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मण कार्ड बहुत चला जा रहा है
और कांग्रेस ने कई ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, अंतिम ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से रहे हैं। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं? ब्राह्मणों के साथ बहुत अन्याय हुआ है उत्तर प्रदेश में। जब से मैं काम कर रही हूँ मैंने देखा है, और ये अन्याय ज़िलों में, थानों में, इस लेवल पे भी हुआ है कि नौजवानों को प्रताड़ित किया गया है, कई स्तरों पर हुआ है। और देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो एक सरकार ने जो शुरू किया है जी, कि जात को देखकर अपराध तय कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। अपराधी अपराधी होता है। आप किसी की जात देखकर ये नहीं तय कर सकते कि वो अपराधी है। मेरे ख्याल से ये बहुत गलत हुआ है। और जैसे आपने कहा, कांग्रेस पार्टी ने एक नहीं 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए उत्तर प्रदेश को। इसमें गोविंद वल्लभ पंत जी भी थे, सुचेता कृपलानी जी भी थी, एनडी तिवारी जी भी थे, कई और मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया उत्तर प्रदेश के लिए, विकास का काम किया, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का बहुत कार्य किया। जी, एक मेरा बड़ा सवाल है आपसे। बीजेपी कहती है कि उसके पास कट्टर हिंदुओं का वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी का क्लेम है कि उनके पास ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट और मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक है। बीएसपी दावा करती है कि शेड्यूल्ड कास्ट और ब्राह्मणों का बड़ा वोट बैंक उसके पास है। प्रियंका गांधी के पास क्या है? ये वही अमिताभ बच्चन और शशि कपूर वाला सवाल कर ना, मैं तो सवाल अपना कर रहा हूँ, जवाब आपको अपनी स्टाइल से देना है। पिक्चर की सीन में अमिताभ बच्चन कहता है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? और शशि कपूर कहता है मेरे पास माँ है। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास बहन है। क्या इन बहनों के जरिए आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को सफल कर पाएंगी? क्योंकि जीती तो आपका फायदा और हारी तो जोखिम भी आपके नाम का। हाँ ठीक है, तो हारे तो जिम्मेदारी तो मेरी है ही। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, ये जो महिलाओं का मुद्दा है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने बहुत संघर्ष करते हुए देखा है अपनी बहनों को, और मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ें, चाहे उससे कोई राजनीतिक फ़ायदा मिले ना मिले, मैं ये संघर्ष तो जारी रखूँगी। आपने राजनीतिक नफ़े और नुकसान का अंदाजा है उत्तर प्रदेश में आपको? हाँ, क्यों नहीं। मैं घूम के एक अंतिम सवाल फिर दोहराना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा क्लैरिटी से आप बोलें, क्योंकि वो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तमाम लोग, अभी मेरे पास मतलब हजारों की तादाद में वो सवाल आ रहा है कि वो सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाए। मैं वो सवाल आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत कर रहा हूं, और कम से कम 500-600 सवाल तो मेरे सामने आ चुके हैं। वो अखिलेश यादव या मायावती, इन दोनों में आप खुद को किसके ज़्यादा करीब पाती हैं? वैसे एक फ़ोटो आपकी वायरल हुई थी किसी के साथ। इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ कि राजनीति में किसी से के साथ भी काम किया जा सकता है, बशर्ते उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मिले, और जो कार्य हम करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, जो हमारे एजेंडा है, जैसे महिलाओं का एजेंडा है, युवाओं के रोजगार का एजेंडा है, वो पूरा हो। जी, आप खुलकर नहीं बोल रही हैं, लेकिन मैंने तो अपना प्रश्न किया और दर्शकों को भी समझ में आ गया। आप अपने वर्कर्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम इस इंटरव्यू के आखिरी चरण में। मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना संघर्ष कर रहे हैं, कि पिछले 2 सालों के लिए डटे रहे हैं, कि संगठन को बनाने में, मजबूत करने में उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। मैं अपने पुराने कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूँ कि हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारी पार्टी का झंडा उन्होंने इन 30 सालों से तब ऊंचा रखा जबकि परिस्थितियां बहुत ही ख़राब थीं। अब परिस्थितियां हमारी पार्टी के लिए बदल रही हैं, हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और आप सबका साथ मेरे साथ है। इसीलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए और हम जीतेंगे ज़रूर। बस इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल, अगर पोस्ट पोल अलायंस की नौबत आई सरकार बनाने के लिए,
तो क्या कांग्रेस सरकार में सम्मिलित होना चाहेगी? अगर ऐसी परिस्थितियां आई तो हम ज़रूर उसको कंसिडर करेंगे और उत्तर प्रदेश के लिए जो अच्छा होगा वही हम करेंगे, वही निर्णय हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका गांधी वाड्रा जी, हमारे साथ भारत समाचार के तमाम दर्शकों के बड़े तीखे तीखे और मीठे और बेहतर और कई बार चुभने वाले सवाल लेने के लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश। बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष प्रसारण को देखने के लिए। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, कृपया मास्क लगाएं, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर अपनाएं और बेहद ज़रूरी होने पर ही घरों से निकलें। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस विशेष इंटरव्यू को देखने के लिए। नमस्कार।